सर ऐसा कोई स्टार्टअप कि आपको पिच सुन के लगाओ यार ये तो फेल हो जाएगा, लेकिन बाद में आप सरप्राइज हो गए। ब्लिंकिट। सर शार्क टैंक्स में या फिर टीवी पे जो भी हमें फंडिंग दिखाई जाती है, कि वो एक्चुअल में फंडिंग होती है या फिर वो कैमरे पे शोबाजी के लिए होती है? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया 70% वो 6 महीने के अंदर भी नहीं हुई। सर एक बिजनेस है और वो एसएमई की कैटेगरी में आता है, सो क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर अपना आईपीओ लेके आना है एज एन एसएमई? सेबी ने एक तो क्राइटेरिया चेंज करता था। सेबी के कुछ ऑफिशियल क्राइटेरिया हैं, कुछ अनऑफिशियल क्राइटेरिया, जैसे कि सो कैन यू गिव वन एग्जांपल फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया जिसने एक अच्छी स्टोरी टेलिंग? एक पौरव रस्तोगी इज अ फाउंडर जो पहले ओयो में, तो ही वाज हैंडलिंग यूके ओयो। स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट कुछ सच्ची में कर रही है या फिर दिखावा ही चल रहा है? बहुत कर रही है। इंडिया ना मल्टीपल रियलिटीज में जीता है। किसी के लिए कैपिटल स्टाफ है, किसी को नॉलेज थी तो ले गया। व्हाट एडवाइस डू यू शेयर विद द यंगस्टर? चलो जी स्टार्टअप करने लग जाते हैं, एक मोटिवेशन आ गया और फिर पैसा बर्बाद कर दिया। यहाँ पे जब तक आपकी गाड़ी चल रही है, जब तक इन्वेस्टर आपको बैक कर रहा है, तब तक तो चल रही है। लेकिन जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिए, तो आप उतनी ही स्पीड से गायब हो जाते हो। लॉकडाउन के बाद से इंडिया में एक स्टार्टअप वेव आया जहां हर कोई कुछ ना कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन फिर भी हर एक नए बिजनेस की स्टार्टअप की 90% कॉमन स्टोरी रहती है कि फंडिंग मिली, यूनिकॉर्न बना और उसके बाद कहीं गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चलता। पर आज हम इसी स्टार्टअप की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टअप्स को करोड़ों पैसे दिलाने वाले वीसीज यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे काम करते हैं, एसएमई आईपीओ का क्या गेम है इंडिया के अंदर, क्या एक्चुअल में फाउंडर सच में ओनर होता है किसी स्टार्टअप का या फिर एक ये दिखावा है। दोस्तों आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को लेके होने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं कंसल्टेंसी वेंचर्स के फाउंडर मिस्टर तुषार कंसल जी। तुषार जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आई एम श्योर स्टार्टअप्स में जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज के थ्रू जाना चाहते हैं, उनको डिटेल में आज के जो एपिसोड है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल कोशिश करूंगा अपनी मैक्सिमम। तो सर आपने ऑलमोस्ट 450 प्लस वीसीज का नेटवर्क अपने पास है, सो हाउ डू यू ऑपरेट? तो हम ऐसे ऑपरेट करते हैं कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट को क्या चीज़ चाहिए होती है, एक वेंचर फंड को क्या चीज़ देखनी होती है, वो हमें बहुत डीपली उस बारे में पता होता है। तो हम लोग जब कोई कंपनी हमारे पास आती है, पहले हम देखते हैं कि वो फंडेबल है भी या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि हमें भी वेंचर कैपिटल मिले, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। मतलब असली बात ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेंचर कैपिटल एक ऐसी कैपिटल है जो स्केलेबल कंपनीज़ को देखती है, जो एकदम से फास्ट ग्रो करे, और वो फास्ट ग्रो करने वाले सेक्टर्स ही बहुत कम होते हैं। और जनरली उसमें टेक्नोलॉजी का रोल बहुत होता है, उसमें लेटेस्ट जो चीज़ें मार्केट में आई होती हैं, जो कस्टमर एकदम से ख़रीदना चाहता है, उसके ऊपर खर्च करना चाहता है, तो वो सारी चीज़ों वाली कंपनीज़ में वीसी डालते हैं। तो हमारे पास कोई कंपनी आती है तो हम अगर उसको देखते हैं, अगर वो वीसी फंडेबल है तो फिर उसको हम ट्रेन करते हैं वीसी फंडेबिलिटी तक लाने में। और उसके अंदर उसका बिजनेस प्लान, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग, वो कैसे 5 साल के कैसे वो प्रॉफिट्स तक पहुंचेगा, उसके बाद यूनिट इकनॉमिक्स पे अच्छा चले, प्रॉफिटेबल कंपनी बनाए, तो यूनिट इकनॉमिक्स इन्वेस्टर को कैसे कन्वे कर सकते हैं हम, और जैसे टर्म शीट की क्या क्लॉजेज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, फिर वो सारी चीज़ें जैसे डेटा रूम जो बनता है ड्यू डिलिजेंस के टाइम पे, क्योंकि वीसी जो है वो सिर्फ प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच से ही चलता है। तो वो प्रोसेस जब ड्रिवन पे चलेगा तो हमें भी वो पूरी चीज़ें अच्छी तरह फॉलो करनी चाहिए, तो वो करके फिर हम वीसी से फंडिंग कराते हैं। ओके सो दोस्तों अगर आपके लाइफ में इस पॉडकास्ट से कुछ भी वैल्यू एडिशन होता है, कुछ भी आपको नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इवन हम ये जानेंगे आज के पॉडकास्ट में कि कैसे आइडिया को एक स्टार्टअप बनाया जाता है और फिर उस स्टार्टअप को एसएमई का सफ़र क्या होता है, मतलब आईपीओ तक ले जाना, उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे आज के पॉडकास्ट में। सर सबसे पहला जो एक कॉमन क्वेश्चन सबके लिए रहता है कि इन्वेस्टर, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स हैं या वीसीज हैं, वो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं कि अगर उनको किसी बिजनेस में पैसा लगाना है, धंधे में पैसा लगाना, तो क्या देखता है इन्वेस्टर? कि वो देखता है कि हवा किस चीज़ की चल रही है। मतलब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो सिर्फ एक हवा नहीं है, उसके पीछे एक पूरी मूवमेंट है कि जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ हैं
आपको पता है जो टॉप 7 यूएस में लिस्टेड हैं, गूगल, एप्पल, एनविडिया, आपका अमेज़ॉन, इन 7 में से इस समय एनविडिया नंबर 1 पे आ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है। और जितनी भी ये टॉप 7 है, इन्होंने भर भर के एम्प्लॉयज़ निकाले, 5,000, 10,000। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी रूटीन टास्क थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर दिया। एआई की एक लेयर लगा दी कंपनी के बीच में कि ये जो रेगुलर सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो एआई करेगा। तो एक फंडामेंटल चेंज ला रहा है वो। तो वीसी क्या देखता है कि देखो ये एक वे ऑफ वर्किंग के अंदर एक फंडामेंटल चेंज है और वो एआई लेके आ रहा है। सो आई विल बैक एआई बेस्ड कंपनीज। और वो एआई के क्षेत्र में या प्रोडक्ट बना रही हो या कोई सर्विस ऑफर कर रही हो या कुछ ऐसा वैल्यू ऐड कर रही हो जिससे पैसे बचते हों, कंपनीज़ की सेविंग्स होती हों, तो वो सारा उनको बैक करने लग जाते हैं फिर। और जनरली जो ये फील्ड है ये बहुत ही नेटवर्क और एक दूसरे के साथ मिल के काम करने वाला फील्ड है कि आप अकेले पैसे मत डालो, 4 को लेके डालो, क्योंकि कल को आपको आगे के राउंड भी करने होंगे तो आपको पूरा नेटवर्क चाहिए होगा लोगों का। तो ये फील्ड ऐसा है, इसमें अकेले कमाने वाला फील्ड नहीं है, ये मिल के कमाने वाला फील्ड है, क्योंकि रिस्क बहुत हाई रहता है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि 3 से 6 महीने के अंदर टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। हो सकता है कोई नई चीज़ आ जाए, या एआई के अंदर हो सकता है कि जो चीज़ों पे आप बैक कर रहे थे वो एकदम से फ्रीमियम बन जाए, वो फ्री में मिलना शुरू हो जाए, कोई उनको फ्री में ले आए। तो इस वजह से जो रेट ऑफ क्लोजर है कंपनीज़ का वो भी काफ़ी हाई रहता है। तो वीसीज ऐसी वेव को राइड करना चाहते हैं जो कुछ नई चीज़ मार्केट में आती है जो स्केलेबल है और जिसमें से एक बहुत बड़ा फास्ट बिजनेस क्रिएट करके। इंडिया वाले जो वीसीज हैं वो 3 से 5 साल का होराइज़न रखते हैं कि 3 से 5 साल के अंदर हमें एग्जिट मिलनी चाहिए। और जो फॉरेन वीसीज हैं, सिंस उनके जो एक्सेस टू मनी है वो सस्ता होता है, उनको काफ़ी चीप मनी मिल जाता है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हैं यूएस में, यूके में, तो वो थोड़ा लंबा होराइज़न रखते हैं, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो सर कोई ऐसे स्टार्टअप्स जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी हो या पिच उनकी सुनी हो और वो आज के टाइम में ब्रांड बन चुके हैं? ब्लिंकिट जब आई थी तो ब्लिंकिट का मेरे पास बिजनेस प्लान आया था। अच्छा। और मैं हमेशा मुझे लगता था कि किराना स्टोर तो गली गली में खुले हुए हैं और वो घर पे भी सामान भेज देते हैं। इवन हाई राइजेस जैसी गुड़गांव में है, बैंगलोर में है, बॉम्बे में, वहाँ भी भेज देते हैं और काफ़ी अच्छे टाइम में भेज देते हैं, आधा 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर तो भेज ही देते हैं। तो एक ऐसी सर्विस जो ऑपरेशनली हैवी विद बूट्स ऑन द ग्राउंड पैन इंडिया, जो मतलब 1,000 करोड़ का कैश बर्न तो जिसके लिए कुछ हो ही नहीं, तो वो कैसे सक्सीड करेगी? मतलब इट बीट्स मी, आज तक इट बीट्स मी कि लोग ब्लिंकिट और जेप्टो को इतना अडॉप्ट कर लिया लोगों ने, जबकि मैं कभी आई नेवर थॉट इट विल बी अ सक्सेस। और अभी भी देखो, अभी भी क्वालिफाई मैं कर देता हूँ, अभी भी वो लॉसेज उनके गए नहीं है। अच्छा। स्टिल दे आर इन हैवी लॉसेज। रेवेन्यू बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लॉसेज भी स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो अभी भी द ज्यूरी इज़ आउट इन द ओपन कि क्या होगा इन कंपनीज़ का। बट जब वो पहली बार आई थी तो मुझे ये लगता था कि ऑपरेशनली हैवी कंपनीज, डंजो, इतनी सारी फोल्ड हो गई, बंद हो गई, और उस टाइम जोमेटो के भी लॉसेस थे। तो मुझे लगता था जोमेटो जैसी कंपनी जो इतना लोग यूज़ कर रहे हैं ऐप को, उसके बाद भी वो लॉसेस नहीं हटा पा रही, तो वो एक ब्लिंकिट एक कंपनी थी। बट आई थिंक वंस जोमेटो बॉट इट, जब जोमेटो ने ख़रीदा उसके बाद चेंज आया, उसके बाद उन्होंने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और लर्निंग्स अपनी सारी लगा दी उसके अंदर, आई थिंक दैट्स व्हेन इट टुक ऑफ। ओके सर, इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स को आइडिएशन स्टेज पे भी मिलती है फंडिंग? कम मिलती है इंडिया में, कम मिलती है, लाखों में मिलती है, करोड़ों की बात नहीं होती। सो अगर आपको फंडिंग चाहिए, मैं कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपको फंडिंग चाहिए तो क्या आपका रेवेन्यू होना चाहिए, यस और नो? देखो, एक ज़माना था जब आइडिया स्टेज पे भी चेक कट जाया करते थे कि 20 लाख ले ले, 50 लाख ले ले, 40 लाख तो एक्सेलरेटर भी दे रहे थे। हाँ। अब एक्सेलरेटर लेवल पे भी, इंक्यूबेटर लेवल पे भी वो कहते हैं कि नहीं यार, रेवेन्यू दिखा हमें। अच्छा। मतलब फंडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है पिछले 2-3 साल में, जब से यूएस में फंडिंग विंटर 2022 में आई थी, तब से थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है।
और दूसरी बात ये हो गई है कि जो ये इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट ने खोले थे 500 इंक्यूबेटर्स जिसमें से 100 एक्टिव हैं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के पैसे देते हैं राइट 20 लाख 30 लाख 50 लाख और ग्रांट्स भी देते हैं 10 लाख 20 लाख। वो लोग भी काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, अब उनके पास भी इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, सो दे आर एबल टू बैक गुड क्वालिटी कंपनीज। ओके तो ये सारा सिस्टम मैच्योर कर गया है। समझ गया। इंडिया अभी भी अर्ली स्टेज पे लाखों वाली मार्केट है, करोड़ों वाली मार्केट नहीं है। अभी भी नहीं है। अभी कुछ NRIs हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, डॉलर टर्म्स में कमाते हैं। वो जब किसी सेक्टर में उनको पूरी नॉलेज होती है, जैसे मेरा एक फ्रेंड था वो सिंगापुर रहता है और उसकी बहुत सेविंग्स हैं और उसको शू मार्केट की बहुत नॉलेज है, तो उसने एक अभी रिसेंटली एक इंडियन शू कंपनी में डाले थे, तो उसने 2.75 करोड़ डाले थे। अच्छा तो उसके लिए 2.75 करोड़ डॉलर टर्म्स में इट्स नॉट मच, लेकिन जब इंडियन वाला एंजल डालता है तो वो छोटे डालता है, 2 5 25 30 40 50, इस लाखों में बात होती है। लाखों में बात होती है। सर स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग कैसे होती है? अगर इसकी जो हम कॉमन टर्म्स हैं, कहते हैं ना सीरीज ए फंडिंग है, सीरीज बी फंडिंग है, सीरीज सी, इसका मतलब क्या है? नाम रखती है, इट्स जस्ट नॉमेनक्लेचर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये सीरीज बी वाली कंपनी है तो इसका मतलब इसका अभी $10 मिलियन का टर्नओवर तो होगा कम से कम, मतलब आपको एक आइडिया लग जाता है। बाकी सबसे पहले तो देखो आइडिया स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद जिसको प्री सीड भी बोलते हैं, फिर आप थोड़ा शुरू करते हो, फिर आप किसी एंजल से कहते हो या फैमिली और फ्रेंड्स FNF आप बोलते हो कि सीड फंडिंग करें। हाँ तो आपको कहता है चल यार 20 लाख देके तो इसको प्रॉपरली शुरू कर। ठीक है। उसके बाद फिर प्री सीरीज़ ए फंडिंग होती है, तो वो प्री सीरीज़ ए जो होती है उस टाइम तक आपका रेवेन्यू होना चाहिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, फिर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP पूरा होना चाहिए, फिर PMF पूरा होना चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब रेवेन्यू जनरेट करके दिखा दिया ओके प्रोडक्ट ने या सर्विस ने। उसमें हो सकता है 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, कुछ भी कुछ भी लगे। इतना हाई फेलेबिलिटी रेट है, मतलब US में तो पैसा इतना इजी है वहाँ पे रेस करना, लोगों के PMF ही नहीं बनते। स्टार्टअप्स कहती हैं 2 साल तक कोशिश करते रहे, प्रॉपर PMF अचीव नहीं हुआ, जितना इन्वेस्टर का पैसा बचा था वापस कर रहे हैं और उसको शट डाउन कर रहे हैं। आपको ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे, नहीं कर पाया PMF, अच्छा PMF जनरेट नहीं कर पाया। तो मैच्योर मार्केट्स हैं सारी। देखो आज के टाइम में आप गूगल पे भी सर्च करोगे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, आपको इंडिया के अंदर ही थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज दिख जाएंगी। सही बात है। मार्केट्स बहुत मैच्योर हैं। सर इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम आई थिंक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तक लिमिटेड रह गया। सो टियर 2 और टियर 3 में जो बिजनेसमैन है या जो स्टार्टअप चालू कर रहे हैं वो कैसे फंड रेज कर सकते हैं? देखिए चीज़ें बहुत डेमोक्रेटाइज हो गई हैं जब से जियो आया 2014 में। राइट इंटरनेट अवेलेबिलिटी थी ही नहीं इंडिया में, मतलब आपको याद नहीं होगा, मतलब हमारे ज़माने की बात है कि डायल अप इंटरनेट से कहानियाँ चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, मतलब। और फिर क्या, स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई। आज के टाइम में स्मार्टफोन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। राइट तो कंटेंट भी डेमोक्रेटाइज हो गया है, एक्सेस टू इंटरनेट भी डेमोक्रेटाइज हो गया है। और शार्क टैंक के आने के बाद तो हाउसवाइफ भी कहती है मोनेटाइज करके दिखा। तो मतलब जो टर्म्स हैं स्टार्टअप की वो सारे हर एक आदमी के मुंह पे आ गई है। तो मतलब अब मुझे ये लगता है कि स्टार्टअप कल्चर, अंडरस्टैंडिंग अ स्टार्टअप कल्चर हैज़ बिकम ईजियर फॉर एवरीबडी, और वो घरों के अंदर घुस गया है। तो मैं ये मानता हूँ, देखिए अमन गुप्ता इज़ प्रॉबेबली एज पॉपुलर एज शाहरुख खान, सबको पता होगा अमन गुप्ता कौन है। राइट और जब हम बिजनेसमैन को सुनते हैं टीवी पर तो हर कोई चाह रहा होता है यार ऐसा बनना है, यार इसके जैसे, यार कमेलियाज में घर चाहिए। तो वो लेवल ऑफ एस्पिरेशन आ गया है। तो टियर 2 टियर 3 बचा नहीं है इससे। मेरे पास तो आप बिलीव नहीं करोगे, शायद 50% से ज़्यादा टियर 2 टियर 3 से लोग आते हैं। अच्छा। और दे आर इक्वली, मतलब टैलेंट तो हर जगह भर भर के है। जी ठीक है, उनको सरकारी स्कूल जाना पड़ा होगा, इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, बट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज स्किल, इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट। और एक्सपोजर लेवल और पेट में आग तो ऐसी है लोगों को आजकल,
और जगह जगह पे इंक्यूबेटर्स खुले हुए हैं और दे आर एबल टू एक्सेस ये सारी चीज़ें, पर अभी भी कम है। इंडिया अभी भी एक कैपिटल स्टार्व नेशन है। मतलब जिस लेवल पे, जैसे हार्वर्ड के बाहर कहते हैं लोग, हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं और उनके कैंपस के बाहर वो सारे पब्स बने हुए हैं, तो वहीं पे वो जब डिस्कस कर रहे होते हैं एक स्टार्टअप, तो कोई इन्वेस्टर कहता है मेरा चेक ले ले भाई, 10 मिनट में उसको चेक मिल जाता है। ये कहते हैं ना, बड़ी फेमस बात है। इंडिया में अभी भी ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया में यू हैव टू फाइट फॉर गेटिंग फंडेड। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम, कोर्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना हो तो फिर लॉयर के पैसे, तारीख पे तारीख, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की वजह से ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं कि यार कल को पैसा मर गया तो उसको रिकवर कैसे करूँगा। क्योंकि सर आज के टाइम में एक आदमी से उसकी जेब से 100-200 रुपये निकालना इतना मुश्किल है, तो बिजनेसमैन स्टार्टअप जो कर रहे हैं वो पैसे ले जा रहे हैं करोड़ रुपए के लिए, कितना मुश्किल होगा उसको अप्रोच करना? मुश्किल है और आसान भी है। आसान इसलिए है क्योंकि आज का जो बिजनेसमैन है वो पैसे से पैसा कमाने में ज़्यादा उसको बिलीव आ गया है कि देखो पिछले 2 साल में स्टॉक मार्केट 55,000 से 82,000 पे है, तो गोल्ड डबल से ज़्यादा पे है, डबल से ज़्यादा पे है। रियल एस्टेट 3-4 टाइम्स है गुड़गांव में, हाँ, अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेस, बूमिंग है, बूमिंग। आप बताओ कौन सी एसेट क्लास है स्टार्टअप? अब देख लो, अब जो जब से इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग अलाउ कर दी स्टार्टअप्स की, हाँ, एसएमई लॉस मेकिंग कंपनीज की, राइट, जो पहले होती नहीं थी, जब से अलाउ करी है। आप देखो बिकचंदानी जी, संजीव बिकचंदानी जी ने जोमेटो में कितना पैसा बनाया है, शायद वो आप मतलब काउंट भी नहीं कर सकते। तो जो लोगों ने देखा है ना कि क्या पैसा बना है इन्वेस्टिंग से, तो वो हर आदमी इन्वेस्टर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 सिमिलर टाइप की कंपनीज आई थी मेरे पास और दोनों अलग आई थी, दे डिडंट नो ईच अदर। एक बैंगलोर के 2 लोग थे जो जॉब छोड़ के स्टार्ट किया था, एक यहाँ पे रियल एस्टेट का ब्रोकर था चाणक्यपुरी दिल्ली में। अच्छा, दोनों ने बाई चांस सेम टाइप की कंपनी लगाई थी कि हम बैंक्वेट हॉल्स को ऑनलाइन लाएंगे। उसने बैंगलोर में लगाई थी दोनों ने, इसने यहाँ लगाई थी। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे वो, दोनों ने मुझे अप्रोच किया था फंडिंग के लिए। ठीक है। तो मैं उसमें देखा तो मैंने देखा यार कमाल है, दोनों सेम टाइप की वेबसाइट लगा के बैठे हैं। एक बंदे ने सीड कैपिटल एक बिल्डर से ले रखी है, 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे 4 करोड़ रुपए ले रखे हैं 40% देके। अच्छा, 4 करोड़। और दूसरे बैंगलोर वाले ने 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे 36 लाख रुपए ले रखे हैं 36% देके। सेम कंपनी। तो मतलब इट्स अबाउट कि आपको कैसे अच्छा इन्वेस्टर मिलता है और कैसी अच्छी वैल्यूएशन मिलती है। सो हाउ डू यू अप्रोच? हाउ डू यू अप्रोच दैट? आपको अपना बिजनेस अच्छी तरह आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल्स पता होने चाहिए कि मेरा पैसा जनरेट कैसे होगा। तो आप किसी को आप समझा सको कि देखो मैं आपसे इतना ले रहा हूँ, इससे मैं थोड़ा सा ऑफिस में डालूँगा, बाकी से मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा, फिर मेरे को वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होंगे। अगर 1 करोड़ मैंने वर्किंग कैपिटल में डाला और मैं साल में 6 बार घुमा दिया उस 1 करोड़ को, तो मेरा 6 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अब मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स इस 1 करोड़ के ऊपर था 20% ग्रॉस, तो मेरा 6% नेट प्रॉफिट बच गया, तो 6 करोड़ पे 36 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। तो मेरी वैल्यूएशन 3 टाइम्स रेवेन्यू यानी 20 करोड़ की तो बनती है इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स। मतलब आपको समझाना आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग जो सबसे बड़ा स्किल है आजकल, वो मैनिफेस्टेशन स्किल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। जैसे महाभारत में कहानी से ही आपको पता चलता है लाइफ क्या है, रामायण में आप कहानी सुन के पता चलता है लाइफ क्या है। MBA में IIM अहमदाबाद में केस स्टडीज से पढ़ाते हैं। तो स्टोरी कि आपने कैसे सोचा कि आप ये बिजनेस करोगे, सही बात। क्यों आपको ये प्रॉब्लम लगी सॉल्व करने लायक, जिस पे आप जिंदगी दे रहे हो। सो कैन यू गिव वन एग्जांपल फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया जिसने एक अच्छी स्टोरी टेलिंग की हो? एक पौरव रस्तोगी इज़ अ फाउंडर जो पहले इसमें थे ओयो में, तो ही वॉज हैंडलिंग UK ओयो, यंग गाय, वेरी डायनेमिक। और वो मेरे को पहले उनको UK सेट किया, तो रितेश अग्रवाल ने बोला कि जाके साउथ अमेरिका का बिजनेस सेट करो। अब ही वॉज नॉट विलिंग टू लीव हिज फैमिली फॉर सो लॉन्ग, तो उसने वो सब छोड़ के गुड़गांव में एक
गोस्ट किचन कंपनी शुरू की, विच वॉज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो किराए पे गोस्ट किचन देता है और वो भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे। यानी एक कंपनी जिसको आज एक फूड ब्रांड शुरू करनी है गुड़गांव में और जोमेटो पे लिस्ट करके बेचना है, उसके लिए बड़ा आसान हो गया कि वो भी रेवेन्यू शेयरिंग पे है, ये भी रेवेन्यू शेयरिंग पे है, जोमेटो भी। तो उसके लिए तो ब्रांड शुरू करने का मतलब है रसोइये ढूंढ ले, कुक्स ढूंढ ले और अपना थोड़ी ब्रांडिंग की कोलैटरल बना ले और शुरू कर दे। तो वो लेके आया। वो मुझे मिला था गुड़गांव की एक इवेंट के बाहर मिला था, उसने विजिटिंग कार्ड दिया था और मुझे बहुत सही लगा था वो बंदा, मतलब आई रियली लाइक्ड हिम अ लॉट। लेकिन मैंने कहा ये गोस्ट किचन है, टेक्नोलॉजी भी बहुत कम रोल था उसमें एंड रियल एस्टेट ड्रिवन थी, ये किराए पे लेता था गुड़गांव की लोकेशन। अच्छा। लेकिन बाद में मैंने उसको शार्क टैंक पे देखा कि द वे ही स्पोक विद रितेश पहचान गया, अरे ये तो वही बंदा है जिसको मैंने यूके से वो भेजा था। एंड रितेश आई थिंक फंडेड हिम 3 करोड़ ऐसे कुछ। अरे वाह। तो आई वॉज प्रीटी हैप्पी फॉर हिम कि इस बंदे ने, देखो उस टाइम में मिला था तो स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम फंडिंग नहीं मिल रही थी, एंड देखो अभी रितेश से 3 करोड़ लेके। टाइम वक्त की बात है। की बात है। तो सर, हर स्टार्टअप पिच के बाद आप सबसे पहला सवाल क्या पूछते हो? मैं तो ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ वाई के अंदर। मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है वाई, क्यों? अच्छा देखो, पैसे आपको मिल जाएंगे, पैसे जलाने के लिए आपको कैश बर्न के लिए मिल जाएंगे क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं, और आपको थोड़ा सा और कोशिशें करोगे तो अच्छी वैल्यूएशन भी बना लोगे 1-2 साल में। लेकिन क्या आप सक्सेसफुल फाउंडर्स के कैमेलियास का घर देख के मोटिवेट हो, या फिर आप नहीं, मेरे को सच्ची में यूरोपियन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाना है जिससे स्किन खराब नहीं होती, एक सॉल्यूशन देना है। हाँ, जो मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट बनाना है। सही बात है। तो मेरे लिए वो वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। और कई फंड्स तो वाई जानने के लिए किस लेंथ पे जाते हैं मैं आपको बताऊं। एक वीसी फंड था, वो बंदा हार्वर्ड से मैथ्स ऑनर्स करके आया था, लेकिन एलुमनाई हार्वर्ड का था तो उसको फंडिंग मिल गई, वीसी फंड खोल दिया उसने गुड़गांव में। एलुमनाई से मिलती है फंडिंग। ओके। तो उसको लगता था यार ये 10 के 10 स्टार्टअप वाले मेरे से टर्म शीट तो लेके बैठे हैं, इनमें से जेन्युइन कौन है। हाँ। तो वो क्या करता था कि 4 दिन के लिए सबको नीम करोली बाबा के आश्रम ले जाता था। अच्छा। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके पास में एक जगह बुक करता था होटल, और रात को वहाँ पे पार्टी चलती थी, और पार्टी में ड्रिंक्स विंक्स सब ऑन कर देता था ताकि बंदा बोले। हाँ, सुट्टे चल रहे हैं, वो चल रहा है। अब बंदे बताते थे सर हमने कैसे ये खोला, हम कैसे सोचा हमने, फिर पकड़ लेता था कि 10 में से 2 को फंडिंग करो। सच्चाई जानने के लिए। सच्चाई जानने के लिए। तो सर, ऐसा कोई स्टार्टअप कि आपको पिच सुन के लगाओ यार ये तो फेल हो जाएगा, लेकिन बाद में आप सरप्राइज हो गए कि आगे कैसे निकल गया? ब्लिंकिट मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं इंडिया में मेरी कॉलोनी में एक ग्रोसरी स्टोर है, हिमांशु करके लड़का है, वो ग्रोसरी बेचता है और वो इतने सालों से है। मैं उसको देखता हूँ यार कितने कम मार्जिन पे घर पे सामान बेचता है, लड़के रखे हुए हैं, और कितना उसमें, मतलब इट इज़ नॉट ईजी सेलिंग ग्रोसरी इन इंडिया, हर जगह अवेलेबल है। और दुकान खोलना कितना सिंपल है, सब कुछ क्रेडिट पे मिल जाता है। दुकान खोलना कितना सिंपल है, और घर पे भेज रहे हैं। उसमें आप एक ऐप खोलोगे जो पूरी दुनिया में घर पे भेजेगी, पूरे इंडिया में 10 मिनट के अंदर। व्हाट इज़ द वैल्यू एड इन दैट? लेकिन लोग खरीद रहे हैं, लेजी इकोनॉमी हो गई है। लोगों को काम बहुत करना पड़ रहा है। इंडिया अभी भी 46 आवर्स पर वीक काम करती है ऑफिशियली, लीगली। राइट। अनऑफिशियली तो हमारे मूर्ति साहब कहते हैं कि 70 घंटे काम करो। तो इंडिया में क्या है, सब थके हुए रहते हैं। अच्छा, ट्रैफिक इतना है बेंगलोर जैसे, गुड़गांव, इधर दिल्ली में, कि लोगों को सड़क पे बहुत रहना पड़ता है। तो लोग फिर कहते हैं यार ब्लिंकिट, बीवी की झाड़ सुनने से अच्छा जब तक घर पहुंचो बंदा घर पे खड़ा है सामान लेके, सामान दे दे। तो सर, लोग कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप में ना आइडियाज़ की जो है वो वायबिलिटी ख़त्म होती जा रही है, तो ऐसा कुछ भी है? बहुत तो हम कॉपी करते हैं यूएस के आइडियाज़, बहुत कॉपी करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। देखो मैं तो बिल्कुल गलत नहीं मानता। देखो इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर हम लोग क्या इंग्लिश नहीं होती और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही लैंग्वेज में काम हो रहा होता, तो फिर तो सारी इंग्लिश की ऐप्स जो थी उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता। लेकिन हम तो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो इसलिए हम आराम से वहाँ से कोई भी चीज़ इधर ले आते हैं यूएस से। कई बार तो
बिलीव नहीं होता कि ये मतलब एक टिपिकल यूएस की चीज़ है वो इंडिया में कैसे आ गई। क्योंकि जैसे हायर एंड फायर भी है, हायर एंड फायर यूएस का कल्चर है क्योंकि वो टोटली कैपिटलिस्ट कंट्री है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट में दम नहीं है तो वो आंख बंद करके लोग निकालेंगे, ये उनका अच्छा। कल्चर है। इंडिया में पहले नहीं होता था। आपने बताओ ना, कोई भी हमारी जो मारवाड़ीज़ की बनियास की कंपनीज होती हैं वो स्टाफ को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और कभी भी नहीं सोचते कि उनको निकालना है। लेकिन अब वो आ रहा है इधर, अब कंपनी कहती है निकालो। तो इस टाइप से मतलब मैं ये सोचता हूँ कि बहुत हम आइडियाज़ का जो आपने क्वेश्चन पूछा जी जी जी। वो काफ़ी हद तक तो हम कॉपी करके ही चला रहे हैं, और जो ओरिजिनल चीज़ें हैं यहाँ की वो अभी ज़्यादा नहीं है, कम है। सर आप SME IPOs में भी काफ़ी एक्टिव हो। सो अभी रिसेंटली एक SME IPO आया जिसके अंदर 8 एम्प्लॉय थे और 2 शोरूम थे अयामा का। अब उसको 4000 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया। तो ये क्या सीन चल रहा है SME IPO का? मैं एक कंपनी के बोर्ड पे भी हूँ, और हमारा पिछले साल आईपीओ आया था $4 मिलियन का, करीब 31 करोड़ का आया था। वो $2 बिलियन की बिड्स मिली थी हमें, 16,600 करोड़ की बिड्स मिली थी। तो ये तो मैं इंडिया की सक्सेस स्टोरी मानता हूँ कि इतना इंटरेस्ट है इन्वेस्टर का, और वो एंटरप्रेन्योरियल रिस्क को इतना फंडिंग अवेलेबल है। जहाँ तक छोटे की बात है, या तो गवर्नमेंट तीसरा एक्सचेंज बनाए, स्टार्टअप एक्सचेंज, जिसमें सिर्फ 20 करोड़ तक के टर्नओवर की कंपनियां हों, लेकिन वो उसको भी मैनेज करना तो पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर एक छोटी कंपनी को मौका मिल गया तो मैं उसमें पर से कुछ गलत नहीं मांगता, बिकॉज़ उस कंपनी के अकाउंट्स भी फ्रॉड नहीं थे, सारे उसने प्रोसेसेस फॉलो किए थे, सारी सेबी की गाइडलाइंस फॉलो की थी, और उसका 2 शोरूम है तो क्या हुआ, मतलब फंडिंग मिल गई उसको। तो मतलब कल को उस फंडिंग से 2 के 5 करेगा, 5 से 10 करेगा, किसी दिन अंबानी के लेवल पे पहुंचने की सोचेगा, तो कुछ गलत नहीं लगता। बट सर फिर भी इसमें कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा लगता है कि SME का एक SME के नाम पे, एक IPOs के नाम पे कुछ ना कुछ एक स्कैम चल रहा है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन दिखाकर, अंडर वैल्यूएशन दिखाकर, मैनिपुलेट करके फिगर्स को पैसे उठाए जा रहे हैं। देखिए, अब ओला इलेक्ट्रिक देख लो आप, 60% स्टॉक गिरा हुआ है, 65%, क्योंकि जो RHP में, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो प्रोजेक्शंस दिखाई थी कि हम ये अचीव करेंगे इस पैसे से, जो पैसा रेज कर रहे हैं इससे हम ये अचीव करेंगे, और जब ये अचीव करेंगे तो नेचुरली कंपनी के रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत आगे चली जाएगी। तो इन्वेस्टर ने कहा हाँ ये पकड़ पैसे, तू कर, लेकिन वो नहीं कर पा रहा तो स्टॉक पनिश हो रहा है। तो मार्केट्स नेवर लाई। अब वो लिस्टेड हो गया है ना, तो अब वो उसका झूठ नहीं रहा। अब अगर परफॉर्म नहीं करेगा ही विल बियर द ब्रंट ऑफ इट। तो मार्केट इज द जज, इट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि सर आई हैव सीन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जो आई थिंक बहुत सारे एपिसोड्स में कवर किया है, बायजूस का, उसका एक था। बायजूस में आप फिंगर्स पे नहीं गिन पाओगे कि उसमें क्या सही था कंपनी में, बिकॉज फाउंडर एजुकेशनल बैकग्राउंड से निकला हुआ, ऑपरेट करता था दुबई से, कस्टमर थे इंडिया में, वैल्यूएशन पहुंचा रखी थी 22 बिलियन, अकाउंट्स बिग फोर से कराए थे जो उसके पिछले 2 साल से अकाउंट साइन करने को तैयार नहीं थी। अच्छा। वो कहते हम तो साइन नहीं करते इस अकाउंट, जी। क्योंकि उसमें कलाकारी की हुई थी अकाउंट्स में। 1600 मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे, और वो 1600 पुश मार्केटिंग पे वर्क कर रहे थे। ऐसे ऐसे केस सुनने में आते थे कि उन्होंने 3 लाख की चीज़, 2 लाख की चीज़ एक इतनी गरीब फैमिली को बेच दी जो कल को वो यूज़ भी नहीं करेंगे। तो वहाँ पे भी गड़बड़। अच्छा, PR उनसे मैनेज नहीं होती थी, उनका सारे आर्टिकल नेगेटिव आते थे, और वो हर आर्टिकल का जवाब वो फाइटिंग से देते थे। उन्होंने कोई भी जेन्युइन जवाब नहीं दिया कि नहीं हमारी कंपनी में। अच्छा, फिर उनको सेलिब्रिटी रखना था ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए,
वो 100 मिलियन पता नहीं कितना देके वो यूरोपियन फुटबॉलर रख लिया। प्रोडक्ट तुम्हारा है टीयर 2 टीयर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, उसको तुम महंगा बेच रहे हो पुश मार्केटिंग करके। ब्रांड एम्बेसडर तुम्हें यूरोपियन चाहिए, वैल्यूएशन तुम्हारी 22 बिलियन है, ऑडिटर साइन करने को तैयार नहीं है तुम्हारे फाइनेंशियल्स पे, रहते तुम दुबई में हो, तुम्हें कस्टमर की पल्स नहीं पता, पीआर तुम्हारी ख़राब है। आप बताओ वो कंपनी थी या मजाक था? मतलब फिर कंपनी खरीदने निकले कि नहीं हम कंपनीज खरीद के, जैसे गूगल खरीदता है, मेटा खरीदता है, तो उल्टी सीधी वैल्यूएशन पे 15 कंपनी खरीदी हुई है, 1-1 बिलियन यहाँ बांटा उसको अपना, मतलब इट वाज टोटल मेस। और लास्ट में जो नुकसान हुआ वो जो इन्वेस्टर्स घुसे थे, दे हैड टू पे फॉर इट। शार्क टैंक देखा? यंगस्टर, एज ए यंगस्टर आप शार्क टैंक देखते हो और आप मोटिवेट हो जाते हो और स्टार्टअप करने चल देते हो। तो आपके हिसाब से शार्क टैंक के जो फाउंडर्स हैं उनको ये शो एम्पावर करता है या ओवर हाइप करता है? ओवर हाइप करता है, बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न कि दीपक आप तो सीए हो, मतलब आप मतलब इन सब की कंपनीज लिस्टेड हैं, अमन की, इन सब की, आप इन सब के फाइनेंशियल स्टडी कर लो, 90% लॉसेज में। जितने भी शार्क टैंक के वो जितना बड़ा नाम शार्क्स है हैं उतने बड़े लॉसेज हैं। अच्छा, जितना बड़ा नाम है सब में लॉसेज सब में लॉसेज हैं, एक्सेप्ट आई थिंक अमन गुप्ता इज डूइंग गुड। हाँ, ही इज़ डूइंग गुड। इवन द लेंसकार्ट गए, अभी उसका बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, उसके बाद ही विल बी गुड। बट मतलब बहुत लॉसेज है। और मामा अर्थ ने तो बहुत कोशिश करी लॉसेज हटाने की, बट वो कर नहीं पाए, बिकॉज D2C के बाद उन्होंने ऑफलाइन सेंटर लॉन्च किए। ऑफलाइन मींस इंडिया के मतलब अंदर ऑफलाइन का मतलब है गिनी चुनी मॉल्स के अंदर सेंटर खोलना जिनके किराए आर माइंड बॉगलिंग। कोई भी ब्रांड बनाना इज़ सुपर टफ, कोई भी नहीं बना पाता। तो उस टाइप की चीज़ें कर रखी हैं। लेकिन शार्क टैंक पे तो बड़े स्मार्ट लगते हैं सारे, मतलब ऐसा लगता है कि अभी बॉलीवुड की पिक्चर ऑफर हो जाएगी। So the reason of the question is that कि what advice do you share with the youngster कि ऐसा नहीं कि बस देखा शार्क टैंक और चलो जी स्टार्टअप करने लग जाते हैं, एक मोटिवेशन आ गया और फिर पैसा बर्बाद कर दिया। मतलब यहाँ पे एक ऐसा वर्ल्ड है कि जब तक आपकी गाड़ी चल रही है, जब तक इन्वेस्टर आपको बैक कर रहा है, तब तक तो चल रही है। लेकिन जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और इन्वेस्टर ने हाथ खींच लिए, तो आप उतनी स्पीड से गायब हो जाते हो। तो मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि ज़ेरोधा और जोहो की तरह आज तक बाहर का पैसा लिया ही नहीं। पॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे ज़ेरोधा वाले, सबसे हिट पॉडकास्ट है उनकी, और उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई इन्वेस्टर का पैसा नहीं लिया हुआ। 8,000 करोड़ के तो नेट प्रॉफिट्स हैं। ऐसी बिजनेस देखो ना आप, मतलब ये होता है बिजनेस, राइट कि यार ये बनाया बंदे ने 1 रुपया, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फादर भी बिजनेसमैन नहीं है, जॉब से निकल के। निखिल कामत और नितिन कामत। जोहो देख लो आप, वो जो बंदा IIT मद्रास का, अब वो जहाँ विलेज में रहता है, चेन्नई के बाहर किसी विलेज में, उस विलेज में उसने 1000 एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं, विलेज में ऑफिस खोला हुआ है, गिविंग बैक, और 1 रुपया बाहर से नहीं लिया। प्रॉबेबली इंडियाज़ फर्स्ट SaaS कंपनी जो बूटस्ट्रैप्ड है और जिसने गिव बैक किया है इस लेवल पे। ज़्यादातर तो नैस्डैक की तरफ चले जाते थे, US की तरफ। तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए। सर, शार्क टैंक्स में या फिर टीवी पे जो भी हमें फंडिंग दिखाई जाती है, कि वो एक्चुअल में फंडिंग होती है या फिर वो कैमरे पे शोबाजी के लिए होती है? टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, मैं आपको भेज दूंगा। 70% फंडिंग्स होती नहीं है, वो मतलब जब आप अनाउंस कर देते हो आई एम फंडिंग यू, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस करने चलता है बंदा, फिर उससे मिलता है बार बार दोबारा। 70% वो 6 महीने के अंदर भी नहीं हुई होती। 100 में से मतलब 70 होती ही नहीं है और बोल दिया जाता है कि हो जाएंगी। बोल दिए, वो तो शो है ना सर, वो तो रियलिटी शो है। उसमें तो थोड़ा सा सेंसेशनल तो कर ही रखा है उसको। सर, इंडिया में स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं? होते ज़्यादा थे, लेकिन जब से इन्होंने स्टॉक मार्केट्स का रास्ता खोल दिया, तब से थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई स्टार्टअप्स के अंदर। आप देखो ना कि जब तक इन्वेस्टर ने बैक किया हुआ है, अब वो इन्वेस्टर कह रहा है कि देखो अभी लॉसेस कम करो, बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर फर्दर इन्वेस्टर आपको टोपी पहनाने के लिए, आगे वाली टोपी किसी और को तो पहनानी है, अब वो आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हो? या तो आप गवर्नमेंट से कहते हो कोई हेल्प करो,
आप कुछ रूल चेंज कर दो कुछ सेक्टर का कि हमें बेनिफिट हो जाए, या फिर आप स्टॉक मार्केट से पैसा मिल जाए, या कोई बड़ा शेख आके बैठ जाए सॉफ्ट बैंक की तरह जो 100 बिलियन का है, जैसे ओयो वाले को मिला हुआ है। वो पीछे पापा खड़े हैं मासायोशी सोन, कि पापा ने पता है कि पापा डूबने नहीं देंगे कंपनी को। ऐसे कोई बड़ा आदमी चाहिए ना, कोई शेख चाहिए कोई, तो वो जनरली नहीं मिलता, तो स्टार्टअप गोज़ डाउन। बिकॉज जो फाइनल जो बड़े चेक वाले इन्वेस्टर होते हैं उनकी भी तो एक पेशेंस की लिमिट है ना, मतलब उनको भी प्रॉफिट्स चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए, और जो उसके ऊपर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको वो बेच सकते हैं, जैसे टेमासेक हो गया सिंगापुर का, मुबादला हो गया, इनका जो सोवरेन फंड्स हैं, या कनाडा के पेंशन फंड्स हो गए, ब्रुकफील्ड, ब्राविया, ये हो गए बड़े बड़े, ब्लैक रॉक, KKR, इनको बेचने का मतलब है भाई आप बिग डैडीज़ को आप बेच रहे हो, वो तो अच्छी कंपनी ही खरीदते हैं, उनके पास तो बहुत ऑप्शंस होती हैं, तो वो लोग वॉल नहीं क्रॉस कर पाते एक पॉइंट के बाद, यूनिकॉर्न बनने के बाद। बिकॉज यूनिकॉर्न तो एक फिगर है कि भाई 1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन है, बट एंड ऑफ द डे वो फिगर एक आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर से आ रही है। मेन चीज़ जो मैटर करती है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करती है। सो सर, एज एन इन्वेस्टर, लेट्स सपोज हम वीसीज की बात करें या फिर एंजल इन्वेस्टर हैं, सो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे फाउंडर्स को ज़्यादा वैल्यू देना एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर प्रोडक्ट सर्विसेज को ज़्यादा वैल्यू देना एज़ कम्पेयर टू फाउंडर? जितना अर्ली आप इन्वेस्ट करते हो, जितनी अर्ली स्टेज पे करते हो, उतना फाउंडर को ज़्यादा वैल्यू देते अच्छा, ओके। हो। जितना लेट स्टेज पे करते हो उतना आप कहते हो फाउंडर इज़ पार्ट ऑफ द इक्वेशन, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट और सर्विस देखनी है कि वो एक्चुअल में क्या है। सो इनिशियली अगर जैसे मैंने वो पहला स्टेप लेना है, जैसे आपसे एग्जांपल लेते हैं कि भाई आपके पास कोई आया कि सर इसकी फंडिंग करानी है, तो उसमें इनिशियली फाउंडर्स को साथ साथ रख के प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर भी फोकस होता है, या फिर फाउंडर्स एक ट्रस्ट पे भी तो इन्वेस्टमेंट होती है ना? नहीं, आपकी मार्केट सेंस अगर है, आपको सेक्टर की नॉलेज है, तो आप पहले तो वही देखते हो ना कि ये जो बनाने चल रहा है कि वो ठीक है, हाँ ठीक चीज़ बना रहा है, इसको नॉलेज ठीक है, और एक लेवल तक ये लेके जा सकता है इस चीज़ को, क्या है? वो ठीक है। लेकिन फिर बंदा तो, घोड़ा तो बंदा ही है ना, तो जिसके ऊपर डालोगे वो हॉर्स तो वो बैठा है सामने कि भाई उसके अंदर दम है या नहीं, तो वो आपको दिखना चाहिए ना, ये 10 साल तक ये धंधे को पकड़ के बैठेगा। तो उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट वहाँ पे हो जाता है कि भाई अगर ये IIT का है तो IITians को ज़्यादा फंडिंग मिलती है, अगर इसने हार्वर्ड से किया हुआ है तो एलुमनाई से इसके ज़्यादा चांसेस हैं फंडिंग के, और ये भी शो करता है कि ये IIT हार्वर्ड टाइप है तो ये कितना लड़के आया है यहाँ तक पहुँचा है, तो ही हैड द फाइटिंग स्पिरिट। सर फिर तो ये थोड़ा सा भेदभाव नहीं हो गया? अगर कोई पर्सन IIT से नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, वो काम करना चाहता है, उसका ठीक है चलो उसको एक्सपीरियंस है, मान लो जॉब का एक्सपीरियंस है, बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है 10 साल का, सो उसको कंपेयर टू IIT उसको फंडिंग इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है, ये तो समझ आ गया। फैक्ट है। आप देखो इवन रितेश अग्रवाल ऑफ ओयो, उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर और US जाके एक US का अवार्ड जीता, जो स्टार्टअप फंडिंग का अवार्ड था, वो उनके क्रेडेंशियल बन गए, और फिर उनको अर्ली स्टेज फंडिंग मिल गई। तो दैट इज़ वाई, नहीं तो ही हैड नो क्रेडेंशियल्स, मतलब उनके कोई IIT भी नहीं था, IIM भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट बिकॉज उन्होंने वो करके रूट लेके आए दैट अच्छा ये इसने वो अवार्ड जीता हुआ है, तो पीपल बैक्ड हिम। सो इसका एक और रीज़न भी है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि ये ना बहुत बहुत स्ट्रक्चर्ड हो चुका है ये फील्ड। अगर आप वीडियोस देखो स्टार्टअप फाउंडर्स के और इन्वेस्टर्स के, ये फील्ड बहुत स्ट्रक्चर्ड है कि लोग कहते हैं अच्छा ऐसे करो, फिर इसमें पहले कैक कम करो, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम करो, LTV बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ाओ, प्रोडक्ट जो कस्टमर से आप ले रहे हो, सारी चीज़ें ना इनके ऊपर ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तो लोगों को लगता है कि जो एजुकेटेड सही नहीं है बंदा, वो ये सारा लर्न करने में गलतियां करेगा, वो गलती कर करके सीखेगा। लेकिन ये जो आ रहे हैं, ये लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी भी पढ़ के आ रहे हैं, इन्होंने एंडरसन हॉविट्स के वीडियोस भी देखे हैं इन्होंने, तो वो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, दिस इज द रीजन। लर्निंग कर्व, आप एक बंदा देखते हो कि यार पूरी नॉलेज है बंदे को, अच्छा पूरा समझता है स्टार्टअप फील्ड को कि कैसे स्टेप्स आएंगे, कहाँ पे मुझे कर्व पे ग्रो करके जाना है, और किस टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा,
प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सर एक बिजनेस है और वो एसएमई की कैटेगरी में आता है, सो क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर अपना आईपीओ लेके आना है एज एन एसएमई? मिनिमम क्राइटेरिया सेबी ने एक तो क्राइटेरिया चेंज करता रहता है, और सेबी के साथ जो भी डील करते हैं उन सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता है कि सेबी के कुछ ऑफिशियल क्राइटेरिया हैं, कुछ अनऑफिशियल क्राइटेरिया हैं। जैसे कि आज के टाइम में अगर एक कंपनी का 4 या 5 करोड़ से कम का नेट प्रॉफिट है तो सेबी उसको अलाउ नहीं कर रही करना। सेबी को ये लगता है कि लेटर ऑन अगर कोई फ्रॉड आता है, कुछ आता है, वो पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, जो इन्वेस्टर का पूरा सेंटिमेंट है वो ख़राब होता है। तो इस वजह से सेबी बहुत चूज़ी चल रही है, और इसके अंदर सेट क्राइटेरिया हैं, जैसे आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपके मिनिमम पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सारे सेट क्राइटेरिया हैं जिससे आप एक्सचेंज, 2 एक्सचेंजेस हैं एसएमई के, एसएमई इमर्ज, बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज। तो इन ये 2 पे आप लिस्ट करने के सेट क्राइटेरिया हैं। अगर आप 300 या 400 करोड़ से ऊपर का आईपीओ करते हो तो आपको मेन बोर्ड पे जाना पड़ता है। ये मेन बोर्ड के खर्चे फिर 2 करोड़ 3 करोड़ के खर्चे हैं, लेकिन इस पे खर्चे कम है। तो इसमें सर अमूमन कितनी कॉस्ट आती है अगर कोई एसएमई आईपीओ कर रहा है? आप ये मान के चलो कि शुरू में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर करा के, ड्यू डिलिजेंस और शुरू के जो काम होते हैं वो कर करा के आपको शुरू में आराम से 20 से 50 लाख रुपए तो लग जाता है उस। हाँ, और उसके बाद जो मर्चेंट बैंकर्स फ़ीस लेते हैं परसेंटेज में, इट यूज़ टू बी लेस। पहले चल रही थी एसएमई आईपीओ में 8% से 16%। हाँ, तो लेस ही माना जाएगा, बिकॉज अब तो पता नहीं कहाँ पहुँची हुई है। अब तो 20%, 30%, अगर रियल एस्टेट की कंपनी है तो 30-35%। मेन जो उसमें कॉस्ट है वो अंडरराइटिंग कॉस्ट है, उस आईपीओ को अंडरराइट करने की कॉस्ट है, बिकॉज यूएस की इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है। पिछले 3 महीने में वहाँ पे 0.5% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, रिसेशन है, और जब भी यूएस हिलता है तो सारी स्टॉक मार्केट्स हिलती हैं। तो यू नेवर नो कि कब एफआईआई बोले कि भाई हम तो पैसा निकाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ यूएस रीज़न, अमेरिकन रीज़न। तो इस वजह से लोग डरते भी हैं, जो इन्वेस्टर भी है वो बहुत कॉशियस है। तो इस वजह से अंडरराइटिंग कॉस्ट बहुत बड़ी हुई है कि किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर ने साइन कर लिया और फिर मार्केट 5,000-10,000 पॉइंट गिर गई, तो वो बेचारा हाथ में लेके बैठा रह जाएगा उस शेयर्स को, उसको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, अंडरराइटिंग पूरी करनी पड़ेगी। उस चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है, खासकर ये टैरिफ जब से ट्रंप ने। आपने ऐसे 3 स्टार्टअप्स के बारे में बताओ जो इनोवेशन में ग्लोबल कंपटीशन को टक्कर देंगे आने वाले फ्यूचर में। इंडिया से निकला हुआ पिक्सेल। हाँ, पिक्सेल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की कंपनी है, और अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने डिफेंस और इसरो स्पेस, इन दोनों में गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करके बैठती थी, तो अब उन्होंने प्राइवेट पार्टीज़ को घुसाना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। और उसको बूस्टअप करने के लिए, जैसे नासा ने बहुत अपनी टेक्नोलॉजीज स्पेसएक्स को दी हुई हैं, अपनी फैसिलिटी शेयर की हुई हैं कि प्राइवेट सेक्टर करे, बेनिफिट भी ले, खर्चा भी करे, तो वो इंडिया में इसरो से करवाया है उन्होंने। तो पिक्सेल एक कंपनी है जो सैटेलाइट की इमेजेस को बहुत डीपली एनालाइज कर सकती है, और इसके जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं, बिकॉज आपको एग्रीकल्चर में, आपको वाटर कंजर्वेशन में, आपको वेदर प्रिडिक्शन में, और इंडिया में तो 50% फार्मर्स हैं, किसान 50% से ज़्यादा है, तो वो बहुत यूज़ है उसका। दूसरा ज़ेरोधा। अभी तक क्या होता था कि जितने भी फाइनेंशियल फर्म्स थी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कराती थी, आपको उनकी बात माननी पड़ती थी, और वो लोग काफ़ी हिडन चार्जेस, फाइन प्रिंट रखते थे। ज़ेरोधा फाइनेंशियल वेलनेस कंपनी है, उसने अपने आप को मिनिमम चार्जेस, नो फाइन प्रिंट, जो बोला है वही चार्ज करेंगे, और इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए वो टाइम टू टाइम बहुत चीज़ें करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज़ेरोधा खोला एक दिन, उस पर लिखा हुआ आया एक पॉपअप, 92% ऑफ पीपल हु ट्रेड इन ऑप्शंस लूज मनी।
मतलब भाई वो आपको बोल रहा है ऑप्शन में मत डालो, मतलब ज़ेरोदा होके जिसको पैसे बनने हैं ऑप्शंस में। तो ये ज़ेरोदा की जो अपनी निखिल कामत और नितिन कामत की जो ब्यूटी है ना, वो उनकी स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस ये है कि डोंट ट्रांसपेरेंसी एक तरह से। हाँ, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल वेलनेस जिसको वो बोलते हैं। और वो भी अब सीरियल इन्वेस्टर्स बन गए हैं। उन्होंने रेन मैटर खोला हुआ है और रेन मैटर 200 कंपनी से ज़्यादा में डाल चुका है पैसे। उनमें से कई कंपनीज आगे यूनिकॉर्न की तरफ जा रही हैं, और वैसे उनका खुद का 1 बिलियन से ज़्यादा का तो नेट प्रॉफिट है। दैट इज़ द कंपनी। तो स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट कुछ सच्ची में कर रही है या फिर दिखावा ही चल रहा है? बहुत कर रही है, बहुत कर रही है। लेकिन इंडिया ना मल्टीपल रियलिटीज़ में जीता है। किसी के लिए कैपिटल स्टाफ्ड है, किसी को नॉलेज थी तो ले गया। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स खोला था गवर्नमेंट कि वीसी फंड की फंडिंग सिडबी के थ्रू एसबीआई कैपिटल अरेंज कर देगी, सिडबी से ले लो। बहुत सारे फंडों ने ले ली, बहुत सारे फंड ने ले ली। फिर उन्होंने दोबारा 10,000 करोड़ का खोला, वो चल रहा है अभी। एसबीआई कैपिटल इज़ द बैंकर और सिडबी के थ्रू वो मिलता है फंड। अब जिसको एक्सेस पता है उसकी कि वो कैसे मिलता है, उसके लिए मुझे फ़ंड खोलना है, मुझे कैसे उसको लेना है, जैसे उसके कुछ हिडन रूल्स हैं। एक हिडन रूल ये है कि जितना मार्केट से आपने रेज़ किया उतना आपको सिडबी मैच कर देगी। पर ये मत सोचना कि आपने 20 मिलियन का फंड मिला है तो पूरा सिडबी दे देगी। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना आप मार्केट से रेज़ करो मेरे से उतना ले लो। अच्छा, दूसरा, मार्केट से आप रेज़ करोगे तो जो लिमिटेड पार्टनर एलपी होगा वो बोलेगा मेरे को 25% का आईआरआर दे दे एनुअल, 25% या 35% का रिटर्न दे दे मेरे को, वो ये बोलेगा इन्वेस्टर। सिडबी बोलेगा भाई तू 12% दे दियो, लेकिन वापस ज़रूर कर दियो, गवर्नमेंट का पैसा है ये, वापस ज़रूर कर देना। मतलब नहीं तो फिर ये लीगल वो पब्लिक मनी से छेड़छाड़, वो नहीं। तो अब जिनको ये चीज़ें पता हैं तो दे आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ गवर्नमेंट मनी। अब जैसे 500 इंक्यूबेटर हैं, उनमें से सिर्फ 100 ही एक्टिव है। अब आप गए थे किसी आईआईटी में, उसका इंक्यूबेटर एक्टिव नहीं है, आप वहाँ पे पिचिंग विचिंग करके 2 साल लगा चुके हो, आपको मुश्किल से 5 लाख की ग्रांट मिली है या 10 लाख की मिली है, तो फिर आप लूज आउट कर गए ना, पीछे रह गए। ये है, नॉलेज इज़ द की, जो आजकल काफ़ी डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। आजकल सब चैट जीपीटी, सब कुछ अवेलेबल है। थर्ड है कैंपा कोला। अब देखो, रिलायंस ने डिसाइड किया कि उनको कंज्यूमर फेसिंग कंपनी बनना है। ऑयल का दुनिया में यूज़ नीचे जा रहा है, तो रिफाइनरी उनकी कैश का होती थी। तो मुकेश अंबानी जी ने 2 चीज़ें अनाउंस की थी। एक उन्होंने बोला था डेटा इज़ द न्यू ऑयल, और उन्होंने जियो में $25 बिलियन लगा दिए, और वो जियो चल निकला। और आज उनके पास इतना डेटा है दुनिया के बारे में, जस्ट डायल ख़रीद के बैठे हैं, अनलिमिटेड डेटा है कंज्यूमर के बारे में। रिलायंस रिटेल के कस्टमर, इतने उनके पास डेटा है। तो उन्होंने कंज्यूमर फेसिंग कंपनी जो अनाउंस किया था, तो उन्होंने ये कहा कि ये कोक और पेप्सी ये 11 चम्मच का काढ़ा बेच रहे हैं, और 22 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ हो चुका है, और इंडिया में सॉफ्ट ड्रिंक का यूजेज बढ़ रहा है। तो वाई हैव द सेक्टर इन फॉरेन हैंड्स, मतलब ये क्यों फॉरेन हैंड्स में है? तो उन्होंने कैंपा कोला खरीदी, जो एक डिफंक्ट ब्रांड हो चुकी थी, उसको 24 करोड़ 50 करोड़ में कुछ खरीदा उन्होंने। और अब वो जो चीज़ 20 रुपये की बेच रहे हैं कोक और पेप्सी, उसको 10 रुपये में लेके आए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि और अभी उन्होंने एशियन पेंट्स का स्टेक बेचा है 9,000 करोड़ का, जो उनके पास कब से पड़ा हुआ था, 500 करोड़ में खरीदा था, वो 9,000 में बेचा है। और वो सारा उन्होंने उठा के कैंपा कोला के मार्केटिंग के अंदर अनाउंस कर दिया कि हम डालेंगे। मैं ये मानता हूँ कि इससे बहुत बड़ी कंपनी खड़ी होगी विद द एक्सपीरियंस ऑफ रिलायंस, जो एग्जीक्यूशन में एक्सपर्ट है, तो बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट होगी। सर, बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल होते हैं, तो जब भी कोई स्टार्टअप फेल होता है तो उसका फेलियर का जो रीज़न है या ब्लेम है वो किस पे होना चाहिए, इन्वेस्टर्स पे या फाउंडर्स पे? नहीं, देखिए, ये तो टीम वर्क है। अब देखो ना, जैसे इन्वेस्टर अगर क्लोजली काम नहीं करेगा फाउंडर के साथ, तो फाउंडर बहुत दूर तक जा ही नहीं सकता।
क्योंकि बोर्ड पे इन्वेस्टर का भी कंट्रोल होता है। और जब सीरीज़ सी डी टाइप हो जाती है तब तो फाउंडर के पास मुश्किल से 20% 25% बचा होता है, कई केसेस में 15% बचा होता है। तो कहानी तो सारी इन्वेस्टर के हाथ में होती है। तो इस वजह से मतलब ये तो टीम वर्क है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेम ज़्यादातर फाउंडर्स के ऊपर जाता है, लेकिन जाना इन्वेस्टर्स के ऊपर भी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डंजो फेल हो गई है ना। तो डंजो के केस में ये आया कि रिलायंस रिटेल ने $200 मिलियन डाले थे उसमें। और डंजो क्यों फेल हुई? क्योंकि वो क्विक कॉमर्स के अंदर घुस गए और वो 200 मिलियन बर्न कर दिया उन्होंने। उसके बाद रिलायंस ने क्या किया, डंजो के अंदर फ्रेश पैसे नहीं डाले, उसको मरने दिया, बंद हो। लेकिन खुद रिलायंस रिटेल क्विक कॉमर्स में घुस गई है अलग से। तो अब आप इसमें किसका ब्लेम मानोगे? डंजो के फाउंडर का मानोगे या रिलायंस रिटेल का मानोगे? तो फाउंडर को ही ब्लेम मिल रहा है उस केस में, अल्टीमेटली उसको ब्लेम मिल रहा है। सर वीसी की डार्क साइड क्या है जो पब्लिक को दिखाई नहीं देती है? कि वीसी के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। एक वीसी के ऊपर अगर उसने मार्केट से $100 मिलियन उठा रखे हैं और उसने 35% IRR प्रॉमिस कर रखा है एलपीज़ को, अगर वो जनरेट नहीं करता तो उसका अगला फंड नहीं होगा, उसको फंडिंग नहीं मिलेगी। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, उसका करियर तो गया। ये फैक्ट है कि दूसरी वीसी की जो रियलिटी है, वो कई वीसी होते हैं वो इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स मेंटालिटी पे चलते हैं कि भाई अपने को तो ग्रोथ चाहिए। अब उस टाइप की ग्रोथ में जैसे गो मैकेनिक सेकोआ से भी ले लिए, शुरू में एजिलिटी से भी लिए हुए थे, और उसके बाद सॉफ्ट बैंक से भी लिए हुए थे, और बाद में अकाउंट्स फ्रॉड निकल गए। तो दोनों फाउंडर्स के ऊपर ये बात आई कि ये अकाउंट्स कैसे फ्रॉड थे। अब वो दोनों बेचारे बोल नहीं पा रहे कि भाई ये सबको पता था। सॉफ्ट बैंक से फंडिंग लेने से पहले एग्जिस्टिंग सब इन्वेस्टर्स को पता था। जो बात मीडिया में आई है, मैंने पर्सनली नहीं देखी, मेरी कुछ मार्केट में बातें होती हैं, तो मतलब फिर वही वाली बात है कि इन्वेस्टर्स भी तो सेम पूल में हो गए ना। तो ये डार्क रियलिटी है वीसीज़ की। ओके सर, स्टार्टअप्स का जो फंडिंग का प्रोसेस है उसको एक बार 0 से लेके 10 तक क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्टार्ट होता है, पिच डेक होता है, फाइनेंशियल्स होते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको थोड़ा डीप इन द फ्यूचर फाउंडर को पता होना चाहिए फाइनेंशियल टर्म्स में कि वो कहाँ जा रहा है। क्या वो 100 करोड़ के टर्नओवर की तरफ जा रहा है 3 साल में, या वो 1000 करोड़ के टर्नओवर की तरफ जा रहा है? तो वो अचीव करने के लिए आज क्या करना है उसको, तो उसको बिज़नेस प्लान पता होना चाहिए। और वो बिज़नेस प्लान एक पिच डेक के अंदर बनता है जिसके अंदर 15 से 20 स्लाइड्स होती हैं। जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है, टीम कौन सी है, उसमें इन्वेस्टर है या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, मार्केट का साइज़ कितना है। उसमें 3 टर्म्स यूज़ होती हैं, टैम, सैम और सोम। उनके आप पढ़ सकते हो गूगल, टेक्निकल है थोड़ा सा। टेक्निकल टर्म्स। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की शक्ल कैसी है, ऐप की शक्ल कैसी है, उसके फीचर्स कौन से हैं, मे बी 5 मिनट वीडियो, 3 टाइप के वीडियो। एक फाउंडर बैकग्राउंड कि फाउंडर ने ये कैसे सोचा प्रोडक्ट शुरू करने का, 5 मिनट प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो कि प्रोडक्ट कैसा फीचर्स है, और 5 मिनट बिजनेस प्लान कि वो इससे पैसे कैसे बनाएगा। ये 3 टाइप के वीडियोस 5-5 मिनट के बन सकते हैं, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। और उसके बाद आता है कि कंपटीशन कौन है, कि कंपटीशन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उनके फीचर्स कंपटीशन के और आपके फीचर्स कैसे डिफरेंट हैं। एक ग्राफ के ऊपर वो कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो। फिर 5 साल के आप क्या प्रोजेक्शंस बता रहे हो कि हम 5 साल में कितना रेवेन्यू करेंगे, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट करेंगे, यूनिट इकोनॉमिक्स में कितने पॉजिटिव रहोगे। यानी अगर एक बर्गर चेन है, हर बर्गर पे वो एक बर्गर 100 रुपये का, उस पर कितने परसेंटेज उसका डायरेक्ट कॉस्ट जा रहा है, कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट जा रहा है, कितना सैलरीज जा रही हैं, लास्ट में कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है। पर यूनिट डिटेल में होना पता होना चाहिए। इन्वेस्टर अगर ये चीज़ें फाउंडर अगर ये चीज़ें किसी इन्वेस्टर को बता पाए अलॉन्ग विद स्टोरी, तो आप मानो 75% वर्क इज़ डन।
पिच डेक के साथ में और क्या देना है? टीज़र क्या होता है कि वीसी वालों को आप सीधा डेक भेजो, वो कहते हैं यार इतनी इन्फॉर्मेशन भेज दी, पहले पूछ तो लेता कि हमारी थीसिस से मैच करता है या नहीं। तो एक नो नेम बेसिस पे टीज़र आप भेजते हो 1 पेज का कि ये सेक्टर है, ये इस स्टेज पे है कंपनी, और आप करोगे या नहीं। वो कहते हैं हाँ मुझे डेक दिखा दे, डेक। इसी तरह से फाइनेंशियल मॉडल होता है जिसमें एक पूरी एक्सेल की शीट होती है और सारी शीट्स इंटरलिंक्ड होती हैं, और उसमें इन्वेस्टर देख सकता है कि अगर मैंने ये रेवेन्यू 10% नीचे रह गया तो वो उस पर 10% काट के देख सकता है कि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा, मेरी वैल्यूएशन पे क्या फ़र्क पड़ा। तो वो सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकता है और उसी के ऊपर वैल्यूएशन बन जाती है एक्सेल शीट पे। तो वो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से भी ले सकते हो जिसके पास लाइसेंस हो। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मैं ये बहुत मानता हूँ कि जो हम प्रिपेयर करते हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पता होने चाहिए आपको। अच्छा, आप यूनिट इकोनॉमिक्स एक पेज के अंदर कैसे दिखा सकते हो स्लाइड पे, एक स्लाइड पे? अपना MIS कैसे दिखा सकते हो एक स्लाइड पे? फिर जब आपका ड्यू डिलिजेंस होगा, मतलब जब इन्वेस्टर कहता है पैसे डालने हैं तो एक टर्म शीट इशू कर देता है। वो करीब 14 पेज की 15 पेज की टर्म शीट होती है। उसमें सारे कितना पैसा डालेगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट से डालेगा, बोर्ड पे सीट लेगा नहीं लेगा, एग्जिट कैसे चाहिए होगी उसको, सब कुछ होता है उसमें। कौन कौन से लॉज मीट करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें होती हैं। और टर्म शीट के बाद इन्वेस्टर करता है ड्यू डिलिजेंस, यानी एक एजेंसी को लगाता है जो अंदर की चीज़ें पता करती है कंपनी की। और वो 4 टाइप की ड्यू डिलिजेंस करती है। एक करती है अकाउंटिंग, कि इसके जो अकाउंट्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं। दूसरी करती है लीगल, कि इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं वो अच्छे साइन करे हैं या नहीं, वो वाटर टाइट है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा करती है फाउंडर बैकग्राउंड, कि जो फाउंडर है जिसने बोला कि मैंने ये पढ़ाई की हुई है, ऐसे किया हुआ है, उसने किया भी हुआ है या नहीं। और चौथी करती है टेक्नोलॉजी, कि जो टेक्नोलॉजी क्लेम कर रहा है कि इसमें मेरा पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो जेन्युइन है या नहीं। तो ये 4 टाइप की ड्यू डिलिजेंस करती है। उसके बाद एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन करके पैसे आ जाते हैं। सर कभी ऐसा हुआ है कि फाउंडर इन्वेस्टर की लड़ाई होगी हो फंडिंग देने के बाद, फिर उसको कैसे हैंडल किया? मीडिया में नहीं आता, हो जाता है, बहुत ऑफन हो जाता है, पर मीडिया में नहीं आता। जैसे मैं आपको बताऊं, मीडिया में सबसे फेमस जो रीसेंट आया था ब्रोकर नेटवर्क का, राहुल यादव। अर्लियर उसने हाउसिंग में बहुत वो करे थे, बहुत ही ड्रामे हुए थे, बहुत कांड हुए थे। मतलब वो ऐसे ऐसे कांड थे कि वो रामायण को भी बीट कर दिया था उसमें। मतलब तो राहुल यादव का ऐसे आया, जो मीडिया में आया, जो मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मीडिया में देखा हमने, कि उसने ब्रोकर नेटवर्क खोला और बिकॉज वो पहले हाउसिंग का CEO रह चुका था, फाउंडर रह चुका था, तो मिस्टर संजीव बिखचंदानी के इन्फो एज ने फंडिंग कर दी। वो भी पैसा भी शायद 200-300 करोड़, अच्छा खासा पैसा डाल दिया उसमें। अब वो भाई साहब रोल्स रॉयस लेके घूम रहे थे और सैलरीज मिल नहीं रही थी स्टाफ को, लेकिन उनके ट्रिप चल रहे थे, और मतलब वो कंपनी ऐसे फोल्ड हुई जैसे कि वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, और वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो एक टिफ आया था ओपन में, और लोगों ने कहा कि इन्फो एज ने तो जोमेटो जैसी कंपनीज फंड करी हैं, तो आपने राहुल यादव के ऊपर पैसे कैसे डाल दिए, जबकि तो फुल मीडिया में housing.com में इतना ड्रामा हुआ था, पूरा एवरीबडी न्यू। तो मिस्टर बिखचंदानी का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ही सेड कि इट वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। मतलब एथिकली, मॉरली चेक करना चीज़ों को, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर स्टार्टअप पिच में कभी ऐसा कोई फ़नी एपिसोड सामने आया आपके साथ? आ जाते हैं कई बार फ़नी एपिसोड। एक अभी स्टार्टअप आई थी, वो हॉर्स फीड बनाते हैं। अब लोगों के पास इंडिया में हॉर्सेस, घोड़े, मतलब जनरली गरीब लोगों के पास ही होते हैं, या फिर किसी गांव के बंदे के पास होता है। शहर शादी में में जो- कहाँ रखते हैं शादी लोग? में जो घोड़ी वाले होते हैं उनके पास। अब वो घोड़े की फीड आप बेचते हो और उसको आप स्टार्टअप कह के फंडिंग मांग रहे हो। तो मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे एक्चुअली कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं पिचिंग में चला गया, और जब मैं सुनी पिचिंग, मतलब मैंने कहा यार, मतलब इट वाज अमेजिंग। अच्छा, एक स्टार्टअप आई थी, वो कहती है कि हम सॉक्स को ना 30 दिन तक धोना नहीं पड़ेगा। ओ तेरी। यार आपकी बीवी छोड़ के चली जाएगी अगर वो सॉक गलत निकल गई तो। ये तो बढ़िया था। मतलब
अलग ही दुनिया चल रही है, मतलब लोग कुछ भी बनाते हैं मतलब। ओके सर, तो कोई अगर एक एक पर्सन है, उसके पास सपोज आइडिया है, उसके पास कोई कनेक्ट नहीं है, तो वो कहाँ से फंडिंग ले सकता है? जब इनिशियल स्टेज होती है ना, तब सबसे ज़्यादा जो 99% चांस होता है फंडिंग का, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही होता है। रिश्तेदार तो देंगे नहीं। दे देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं शार्क टैंक में आईटी दिल्ली में, तो एक लड़के ने मेरे को बोला, सर जब आप ऊपर बोर्ड रूम में जाओगे तो एक बार मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा कर ले। तो उसने बोला, सर अभी साइड में आ जाओ। ही वॉज़ वेरी पर्टिकुलर। तो वो कहता है कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैं लखनऊ गया था और मैंने मम्मी को बताया मैं एक स्टार्टअप खोल रहा हूँ। तो जब मैं शाम को वापस आया तो मेरे ड्रॉअर में 2 चेक पड़े थे, साइन चेक, अमाउंट डाला नहीं हुआ था। तो मेरे रिलेटिव 2 चेक छोड़ गए कि उससे कहना कि ले लेगा पैसे। ये मतलब IITian है और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप खोल रहा है, तो चेक पड़े अनसाइंड, अमाउंट खुद भर। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आजकल पीपल आर बेटिंग ऑन द राइट हॉर्सेस। लेकिन जैसे आप बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर देखोगे ना, एक उसमें टीम होती है, को फाउंडर्स भी होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि सारे को फाउंडर IIT से हों, IIM से हों। आपको नॉर्मल कॉलेजेस वाले भी थोड़े से वैसे भी आपको मिलेंगे, बहुत फाउंडर्स मिलेंगे। लेकिन पैसा जनरली लोग पता नहीं क्यों बहुत ही प्रेफरेंस है फॉर टॉप डिग्रीज एंड वो है लोगों में। सर फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिक सा क्वेश्चन है एक, वेंचर कैपिटलिस्ट है क्या? जो किसी और का पैसा लेके किसी और स्टार्टअप में डाल के उसका रिटर्न जनरेट करता है, एग्जिट लेके दिखाता है, और जो उसमें से कैपिटल गेन होता है, फ़ायदा हो गया जो, मतलब 100 रुपये की चीज़ 1000 में बेच दी, 900 रुपये का कैपिटल गेन हो गया, उसका 20% अपने पास रख लेता है, 80% बांट देता है जिससे लिए थे पैसे। और वो हर साल उस 100 रुपये का 2% हर साल काटता है। अपने ऑफिस का खर्चा, मार्केटिंग का, CFO का, अकाउंट्स का, अकाउंट बिग 4 रखना पड़ता है अगर आपने LP से पैसा लिया है, अच्छा अकाउंटेंट, अच्छे लॉयर, अच्छे रोड शोज, सब करना पड़ता है। तो सर वेंचर कैपिटलिस्ट में भी कोई कैटेगरी होती है बड़े छोटे की? 3 कैटेगरी होती हैं इंडिया में, AIF 1, AIF 2, AIF 3, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 1, 2 एंड 3। जिसको उसमें क्या होता है कि AIF 1 वाले छोटा अमाउंट डाल सकता है स्टार्टअप में, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, छोटा अमाउंट। AIF 2 वाला 50% तक बड़ा अमाउंट डाल सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और 50% तक स्टॉक मार्केट में डाल सकता है। और AIF 3 वाला सिर्फ स्टॉक मार्केट में डाल सकता है, वो अनलिस्टेड में नहीं डाल सकता। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। और ये VC फंड खोलने के लिए जो GPs होते हैं, जनरल पार्टनर्स, यानी जिसने वो शुरू किया होता है फंड, उनको GPs बोलते हैं। उनका डिसीजन होता है पैसे कहाँ डालेंगे। वो लोगों की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि वो कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, कितनों से एग्जिट लिया उन्होंने, उनकी खुद की परफॉर्मेंस क्या है एज एन इन्वेस्टर। वो क्रेडेंशियल्स आपको सेबी को देने पड़ते हैं अप्लाई करते समय, कि हमारे 4 लोग हैं, इन चारों का इतना इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है, इतना उन्होंने जनरेट किया हुआ रिटर्न, वो आपको देना पड़ता है। ओके, सो एज अ VC अगर कहीं पे आपको फंडिंग देनी है, 5 ऐसे फाइनेंशियल चीज़ें जो आप देख के सजेस्ट कर सकते हो कि भाई हाँ इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब वही कैट एंड माउस, एक बड़ा catch-22 एक है, वो ये है कि अगर आप बहुत लेट स्टेज पे करोगे, जब तक यूनिट इकोनॉमिक्स दिख रही हो, प्रॉफिटेबिलिटी आ चुकी हो, तो फिर वैल्यूएशन बहुत हाई मिलती है। और अगर आप अर्ली स्टेज में करते हो तो उस टाइम लॉस चल रहे होते हैं, तभी आपको वैल्यूएशन अच्छी मिल रही होती है। तो सब लोग इसी में फंसे रहते हैं VC वाला, कि यार कौन सी स्टेज पे। आपको ऐसे ऐसे एंजल नेटवर्क मिलेंगे जो बने थे अर्ली स्टेज में डालने के लिए, डाल रहे हैं सीरीज B में 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे। क्यों? क्योंकि उनका यकीन ये है कि यार नहीं, ये कंपनी मैच्योर हो चुकी है, ये फाउंडर भी मैच्योर है, इसमें रिस्क कम है। तो वो ऐसे, तो 5 चीज़ें, एक तो हो गई कि कंपनी की स्टेज क्या है। वो ज़्यादातर 80% VCs
आपको मिलेंगे जो पीएमएफ अचीव होने के बाद जब रेवेन्यू करके दिखा दिया प्रोडक्ट ने, उसके बाद उसको चाहिए होता है मार्केटिंग मनी कि भैया मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए। तो ज़्यादातर 80% वीसीज आपको पोस्ट पीएमएफ मिलेंगे जब रेवेन्यू स्टार्ट हो गया हो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। और उस स्टेज पे वो कहते हैं कि 90% मेरा पैसा तू मार्केटिंग में लगा देना, तो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्ट का पीएमएफ अचीव्ड है, यानी पब्लिक खरीदेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक होगी कंपनी की, वैल्यूएशन बढ़ेगी, फिर एग्जिट मार देंगे 3 से 5 साल के अंदर। 80% आपको पीएमएफ के बाद वाले पे मिलते हैं। तो स्टेज ऑफ द कंपनी तो ये हो गई। दूसरा हो गया कि आजकल के टाइम में वीसी सिर्फ रेवेन्यू जनरेटिंग में ही डाल रहा है, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग में नहीं डाल रहा। ये मतलब बिल्कुल 99% केसेस में ट्रू है। तीसरा हो गया कि वीसी सेलेक्ट सेक्टर्स में डालता है। आपको कभी भी वीसी नहीं मिलेगा। एक बहुत रेयर केस हुआ था जिसमें एक वीसी का थीसिस में कुछ था भी नहीं, लेकिन उसने एक वुमेन लेड कंपनी में डाल दिया था, सायरी चहल की कंपनी में, शीरोज़ में, बिकॉज उन्होंने कन्विंस किया अपने एलपीज़ को कि नहीं मतलब ये लेडी बहुत अच्छा काम कर रही है और वुमेन लेड है, तो उसमें तो वो थीसिस के हिसाब से डालता है वीसी। और चौथा ये हो गया कि वीसी हमेशा स्टेजेस में डालता है। वो कहता है कि शुरू के राउंड में मैं डाल दूंगा 3 करोड़, अगले राउंड में जो तेरा राउंड होगा उसका 10-20% मैं डाल दूंगा। तो वो भी स्टेप्स में रिस्क लेता है, वो सीधा ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता। और पांचवी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो हमेशा मिल के चलते हैं, कभी भी अकेले नहीं डालना, चाहे बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो, हमेशा यू गो अलॉन्ग विद अदर पीपल बिकॉज यू पूल द रिस्क ऑल्सो एंड यू पूल द रिटर्न ऑल्सो। मिल के कमाएंगे, मिल के डूबेंगे। तो ये फ़िलॉसफी रहती है इसमें। और इसमें ये भी रहता है ना कि अब ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि जैसे मेरी एक स्टार्टअप में आगे राउंड नहीं हो रहा और सामने वाला फंड है उसकी भी बहुत स्टार्टअप्स हैं जिसमें आगे राउंड नहीं हो रहे, तो तू मेरा 3rd राउंड कर दे, मैं तेरा 4था राउंड कर देता हूँ। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, तू अपना मेन्यू दिखा, मैं अपना मेन्यू दिखाता हूँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो ओके, ऐसा कौन सा स्पेस है सर जो अभी तक इंडिया में कोई नहीं कर रहा है और करे तो अच्छा कर सकता है, तो उस पर आप रेडी हो जाओगे तुरंत फंडिंग देने के लिए? वाटर। अभी लोगों को पता नहीं है, ये गुड़गांव में 12-12 करोड़ के 25-50 करोड़ के अपार्टमेंट चल रहे हैं ना, और ये दबा के बन रहे हैं 50-50 स्टोरी के, नोएडा में बन रहे हैं। वाटर टेबल देखिए कहाँ पहुँची हुई है, वाटर टेबल कहाँ पहुँच गई है। अभी साउथ अफ्रीका में जो उनकी कैपिटल है केप टाउन, कई साल पहले, 4 साल पहले, इट बिकेम द फर्स्ट मॉडर्न सिटी इन द वर्ल्ड टू फेस अ वाटर क्राइसिस। जो सेकंड सिटी जिसने वाटर क्राइसिस फेस किया है और 1 महीने पहले करा है, वो है काबुल, अफगानिस्तान की कैपिटल, रनिंग आउट ऑफ वाटर। यमुना का हाल देखा है दिल्ली में आपने? इट इज़ नॉट विजिबल। सो देर में भी अ चांस की ऐसा चीज़ें वाटर टेबल लोग अनऑथोराइज तरह से यूज़ करते हैं, पंप्स लगा के, मशीन्स लगा के, जनरेटर्स लगा के। भाई वो लाइफलाइन है, वो नीचे जा रही है। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, वहीं से वीट और राइस, और खासकर वीट रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से हमें यूएस से मांगना नहीं, भीख नहीं मांगनी पड़ती थी वीट की। तो वहाँ पे सोशलिज्म का और वेलफेयरिज्म का ये हाल है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री फॉर फार्मर्स, किसान के लिए बिजली फ्री। तो उसका नतीजा क्या है? हर कोई पंप लगा के ग्राउंड वाटर से खेती कर रहा है, नदी से कैनाल बना के नहीं कर रहा, ग्राउंड वाटर से फ्री की इलेक्ट्रिसिटी वाला पंप लगा के खेती कर रहा है, जिसकी वजह से नीचे वाटर टेबल जा चुकी है बहुत नीचे। एंड दिस इज अ वार्निंग, वी आर सिटिंग ऑन अ बॉम्ब, ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। सो इसमें स्टार्टअप्स कैसे करना, मतलब क्या लीकेज रोकनी पड़ेगी। मान लो इतना नेटवर्क है जल बोर्ड का, अभी केजरीवाल जी ने तो लॉस में चलाया जल बोर्ड, क्योंकि पानी फ्री, बिजली फ्री, और बिजली कम पानी फ्री। तो पानी फ्री की वजह से जल बोर्ड के 4-4 हज़ार करोड़ के, 5-5 हज़ार करोड़ के लॉसेस। तो उसको जो पाइपें रिप्लेस करनी होती हैं, एफिशिएंट पाइपिंग करनी होती है जिससे लीकेज ना हो, वाटर को इस तरह से स्टोर करना होता है कि उसमें से वेपराइज ना हो,
वो सारे पैसे कहाँ से आएंगे? और उसमें टेक्नोलॉजी का रोल है कि IoT वाली डिवाइसेस लगें वाटर लाइंस के अंदर, IoT वाली डिवाइसेस हों, लीकेज को रोको आप। अच्छा, लोग आजकल RO वाटर यूज़ कर रहे हैं, जो RO होता है वो मिनरल्स को किल कर देता है। तो RO वालों कंपनीज ने लॉन्च करे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो मिनरल्स को रिवाइव कर देते हैं। नोबडी नोज़ कि वो कितने सही हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, वाटर एक, अभी तो इंडिया में हम लोग दुनिया की इतनी अच्छी इन्वायरमेंट रख के बैठे हैं। इट इज़ द मोस्ट, सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये सबसे नेचुरली अबंडेंट जगह है। सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा खेती है, ग्रीनरी है, लेकिन इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो वाटर के अंदर मुझे लगता है बहुत काम होने वाला है। सो सर, कोई स्टार्टअप अगर वीसी से फंड लेने जा रहा है तो उसे वीसी में क्या रेड फ्लैग देखनी चाहिए? नहीं, जिस तरह से राहुल यादव के केस में उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए था, मतलब देखना चाहिए था उसने पास्ट में क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ। उसी तरह से जो वीसी फंड के जो जीपीज़ होते हैं, जनरल पार्टनर्स, उनका बैकग्राउंड आपको देखना चाहिए कि ये कितना, इसने पहले क्या किया है, इसका क्या, इसकी क्रेडेंशियल्स हैं। अच्छा, जिन कंपनीज़ में डाला है वो डाल के आपको ना उन कंपनीज़ को स्टडी करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कितना जेन्युइनली काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कई फंड्स को मैं जानता हूँ ऐसी कंपनीज़ को बैक किया है ना कि मतलब आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट कि यार ये बंदा ऐसी कंपनी को बैक कर रहा है जो जेन्युइनली सच्ची में कुछ कर रहा है, मतलब लेकिन कई फंड्स ऐसे हैं कि बड़ी हैरानी होती है कि यार मतलब आप ऐसी कंपनीज़ को बैक कर रहे हो जिसमें इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बात करते हैं, ओपन एआई पहले ओपन सोर्स पे काम कर रहा था कि हम एआई का प्लेटफॉर्म बनाएंगे और उस पर सबको अलाउ कर देंगे, ओपन सोर्स। फिर माइक्रोसॉफ्ट से ले लिए पैसे तो वो क्लोज्ड हो गया, प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट कंपनी बन गई, पहले नॉट फॉर प्रॉफिट थी। अब दिस इज़ सो डेंजरस कि माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल्स द लार्जेस्ट एआई कंपनी इन द वर्ल्ड। जस्ट लाइक विंडोज़ के हम आज तक पैसे देते आ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगी कहानी? अच्छा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतनी इंटेलिजेंस ना आ जाए कि वो खुद डिसीजंस लेने पे कोई कंपनी लगा दे पैसा बचाने के लिए, यूएस की कंपनी, कि ये तो एआई डिसाइड करेगा, डिसीजंस लेगा। तो जो हम देखते थे हॉलीवुड की पिक्चरों में कि मशीन्स बिकेम इंडिपेंडेंट, हु नोज व्हाट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये डार्क साइड ऑफ वीसी वर्ल्ड है। तो सर, मज़ा आ गया, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर जो लोग भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फंडिंग के लिए बारे में सोच रहे हैं, प्रोसेस नहीं पता है, SME IPOs का प्रोसेस नहीं पता है, तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो सब लोगों को इस एपिसोड से बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। सर, थैंक यू वेरी मच सर। और जो भी सर से कनेक्ट करना चाहते हैं वो सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पर। उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उनकी वेबसाइट आप गो थ्रू कर सकते हैं, consultancy.com। एज अ VC काम करते हैं, फंडिंग के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, प्रोसेस समझा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक